कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी हुई खबर है। राहुल गांधी 21 नवंबर को गुजरात जा सकते हैं। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर गुजरात जा सकते हैं। 20 नवंबर को मध्य प्रदेश में करेगी प्रवेश भारत जोड़ो यात्रा और गुजरात से वापस आने के बाद 22 नवंबर को एमपी से यात्रा शुरू करेंगे। तो राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा में बिजी हैं, लेकिन अब भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी हुई खबर है। राहुल गांधी 21 नवंबर को गुजरात जा सकते हैं। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर वो गुजरात जा सकते हैं। 20 नवंबर को मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी भारत जोड़ो यात्रा और गुजरात से वापस आने के बाद 22 नवंबर को एमपी से यात्रा शुरू करेंगे राहुल गांधी। गुजरात चुनाव प्रचार के लिए नेताओं की उड़ान। बीजेपी कांग्रेस ने अहमदाबाद, मुंबई और दिल्ली में 9 जेट और 7 हेलीकॉप्टर बुक किए। तो गुजरात में 2 चरण में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद राजनीतिक दलों द्वारा जोर शोर से प्रचार शुरू। राजनीतिक दलों ने जेट, टर्बोप्रॉप सहित 9 चार्टर्ड एयरक्राफ्ट, 6 ट्विन इंजन अगस्ता 25 दिनों के लिए एडवांस में बुक किए हैं। अहमदाबाद, मुंबई और दिल्ली से स्पेशल मंगाकर एडवांस बुक किए गए हैं। जेट विमान प्रति घंटे के 2 से 4 लाख, टर्बोप्रॉप इंजन वाले विमान के 1,40,000 और ट्विन इंजन वाले हेलीकॉप्टर के 3 से 3,75,000 के हिसाब से बुक किया गया है। क्योंकि अब लगातार जो दौर है वो रैलियों का संबोधन का जारी रहने वाला है और गुजरात चुनाव प्रचार के लिए नेताओं की उड़ान भी दिखाई देने वाली है। बीजेपी कांग्रेस ने अहमदाबाद, मुंबई और दिल्ली में 9 जेट और 7 हेलीकॉप्टर बुक किए हैं। गुजरात में 2 चरण में विधानसभा चुनाव की घोषणा की गई है और घोषणा के बाद राजनीतिक दलों द्वारा जोर शोर से प्रचार शुरू है। राजनीतिक दलों ने जेट, टर्बोप्रॉप सहित 9 चार्टर्ड एयरक्राफ्ट, 6 ट्विन इंजन अगस्ता 25 दिनों के लिए एडवांस में बुक कर लिए हैं। अहमदाबाद, मुंबई और दिल्ली में स्पेशल जो एडवांस बुकिंग है वो की गई है। वहां से मंगाकर जेट विमान प्रति घंटे के 2 से 4 लाख रुपए लेते हैं। गुजरात में भाजपा उम्मीदवारों की सूची पर हिंदुत्व की छाप। 35 से 40 सीटों को बचाने के लिए लीग से हटकर टिकट दिए गए। विश्व हिंदू परिषद के पुराने नेताओं, स्वामी नारायण संप्रदाय, खोडल धाम, उमिया धाम से जुड़े लोगों को भाजपा ने टिकट दिया। 1995 से ही भाजपा ने किसी मुस्लिम को उम्मीदवार नहीं बनाया है। हिमाचल प्रदेश और गुजरात चुनाव से पहले रिकॉर्ड जब्ती। चुनाव से पहले रिकॉर्ड नकदी शराब उपहार जब्त। तो हिमाचल प्रदेश में 50 करोड़ 28 लाख रुपए नगद जब्त किए गए हैं। पिछले विधानसभा चुनाव जब्त किए गए थे 9 करोड़ 3 लाख रुपए। गुजरात में चुनाव की घोषणा के बाद 71 करोड़ 88 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में जब्त किए गए थे 27 करोड़ 21 लाख रुपए। तो जब्ती की गई है, वहीं जहां हिमाचल में की गई वहीं गुजरात में भी की गई है। हिमाचल प्रदेश और गुजरात में चुनाव से पहले रिकॉर्ड जब्ती की गई। चुनाव से पहले रिकॉर्ड नकदी शराब उपहार जब्त किए गए। हिमाचल प्रदेश में 50 करोड़ 28 लाख रुपए नगद जब्त किए गए हैं। तो पिछले विधानसभा चुनाव में 9 करोड़ 3 लाख रुपए जब्त किए गए थे। गुजरात में चुनाव की घोषणा के बाद 71 करोड़ 88 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। वहीं अगर पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो 27 करोड़ 21 लाख रुपए जब्त किए गए थे। कांग्रेस चुनाव समिति में टाइटलर को शामिल करने का विरोध। नगर निगम चुनाव के लिए कांग्रेस की 40 सदस्यों की समिति। कांग्रेस की चुनाव समिति में जगदीश टाइटलर भी शामिल। तो दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष ने विरोध किया। सिख विरोधी दंग के आरोपी को सम्मानित करने का आरोप है। कांग्रेस पर सिखों की भावनाओं से खिलवाड़ करने का आरोप और इसलिए यहां विरोध भी किया जा रहा है। कांग्रेस चुनाव समिति में टाइटलर को शामिल करने का विरोध किया जा रहा है। नगर निगम चुनाव के लिए कांग्रेस की 40 सदस्यों की समिति है। कांग्रेस की चुनाव समिति में जगदीश टाइटलर भी शामिल। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष ने इसका विरोध किया है। सिख विरोधी दंगे के आरोपियों को सम्मानित करने का आरोप उन्होंने लगाया। कांग्रेस पर सिखों की भावनाओं से खिलवाड़ करने का आरोप लगा है।
कांग्रेस आलाकमान का महत्वपूर्ण फैसला, मल्लिकार्जुन खड़गे से जुड़े सूत्रों ने संकेत दिए हैं। गहलोत की ओपीएस स्कीम को सभी राज्यों में लागू करने के संकेत दिए। पार्टी गुजरात और हिमाचल में पहले ही इसे मुख्य मुद्दा बना चुकी है। पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र का मुख्य मुद्दा है। आज गहलोत ने अहमदाबाद में चुनावी घोषणा पत्र जारी किया और वहां भी ओपीएस को मुख्य मुद्दा बनाया। हिमाचल में भी प्रियंका ने ओपीएस को शामिल किया। मुख्य रूप से घोषणा पत्र में अब आने वाले सभी चुनावों में भी ओपीएस बनेगा बड़ा मुद्दा। गहलोत हैं ओपीएस के जन्मदाता, तो फिर ऐसे में आला कमान के इस फैसले का एक ही मैसेज है कि राजस्थान में 2023 का चुनाव गहलोत के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, क्योंकि राजस्थान में भी ओपीएस मुद्दा जो है वो मुख्य मुद्दा रहेगा। तो आखिर क्या होगा पायलट कैंप की मांगों का? तो फिर क्या धारीवाल, महेश जोशी, धर्मेंद्र राठौड़ के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का मुद्दा भी दब जाएगा ओपीएस के शोर में? हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव की वोटिंग खत्म। हिमाचल प्रदेश में शाम को 5 बजे तक 66% मतदान हुआ। हिमाचल में सभी 68 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ। शाम को 5 बजे तक सबसे ज्यादा सिरमौर में 70% मतदान हुआ, तो मंडी में शाम को 5 बजे तक 66%, शिमला में 65%, बिलासपुर में 65.72%, चंबा में 63.09%, ऊना में करीब 68% मतदान हुआ। सभी प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में बंद हो गया है और 8 दिसंबर को हिमाचल विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे। बिजनेस स्टैंडर्ड्स में अदिति फडणवीस की टिप्पणी, गुजरात में पाटीदारों का पराक्रम और पटेल का दमखम। फिर से गुजरात के मुख्यमंत्री बन सकते हैं भूपेंद्र पटेल, लेकिन पाटीदार समुदाय उन्हें नेता मानता है या नहीं? गुजरात में पाटीदार उतने ही ताकतवर जितने महाराष्ट्र में मराठा। सरकार पटेल के कारण कांग्रेस के वफादार होते थे पाटीदार, लेकिन आनंदीबेन पटेल के कारण भाजपा की तरफ भी झुकाव है। कई पाटीदार नेता आम आदमी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। गुजरात की राजनीति में पाटीदारों की महत्वपूर्ण भूमिका है और इसीलिए ये माना जा रहा है कि भूपेंद्र पटेल अगले चुनाव के बाद जो है वो सीएम बन सकते हैं। तो वहीं उनकी पाटीदारों की क्या भूमिका रहेगी और कितना वो भूपेंद्र पटेल को पसंद करेंगे, ये देखना होगा। 2017 में चुनाव लड़ने वाले 185 उम्मीदवारों पर इस बार पाबंदी है। राज्य चुनाव आयोग ने जारी की ऐसे 185 उम्मीदवारों की सूची। ज्यादातर निर्दलीय लड़े थे या उनकी पार्टी मान्यता प्राप्त नहीं थी। नतीजों के बाद 10 दिन के भीतर खर्च की रिपोर्ट देना जरूरी है और ऐसा नहीं करने पर 185 उम्मीदवारों की सूची वेबसाइट पर जारी, और ये उम्मीदवार दिल्ली नगर निगम चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। सांसद का अपने क्षेत्र की जनता से जुड़ने का अनूठा तरीका है। बिजनौर के बसपा सांसद मलूक नागर का खुला पत्र। संसद के शीतकालीन सत्र से कौन से मुद्दे उठाना चाहिए, इस मुद्दे पर नागर ने मांगे अपने क्षेत्र की जनता के सुझाव। पत्र के साथ व्हाट्सएप पर 243 पेज के दस्तावेज भी शेयर। इनमें नागर ने दी 496 मुद्दों की विस्तृत जानकारी। अब तक संसद में कितने प्रश्न पूछे, इसका भी खुलासा। संजय राउत का बड़ा खुलासा। जेल से बाहर आने के बाद बोले शिवसेना सांसद संजय राउत, कहा भाजपा वादा निभाती तो चुनाव के बाद शिंदे ही मुख्यमंत्री बनते। चुनाव से पहले हमने भाजपा के साथ गठबंधन किया था। हम हिंदुत्व को आगे ले जाना चाहते थे, जो कि दोनों दलों का मूल डीएनए है। राउत ने कहा एकनाथ शिंदे को सीएम बनाने का फैसला पार्टी का था। अगर भाजपा अपना वादा निभाती तो शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया जाता। राउत ने अपने ऊपर लगे आरोपों पर भी खुलकर जवाब दिया। उन्होंने कहा क्या मनी लॉन्ड्रिंग के मामले केवल विपक्ष में ही हैं? ऐसा क्यों है कि इन मामलों में केवल विपक्ष के लोगों का नाम लिया गया, भाजपा या उनके राज्यों में से किसी का भी नाम नहीं लिया गया? कार्ति चिदंबरम की राजनीति समझ से परे है, राजनीतिक मजबूरी या किसी प्लानिंग का हिस्सा। तभी कार्ति हर मसले में पार्टी से अलग राय रख रहे हैं। क्या केंद्रीय एजेंसियों की जांच से बचने के लिए कार्ति ऐसा कर रहे हैं? अब कार्ति ने ईडब्ल्यूएस पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध किया।
कार्ती ने तमिलनाडु में सत्तारूढ़ डीएमके की राय का समर्थन किया, जबकि पार्टी ने ईडब्ल्यूएस मसले पर आधिकारिक रूप से कोर्ट के फैसले का समर्थन किया है। और तमिलनाडु में सहयोगी दल को लेकर शायद कांग्रेस ने कार्ती को कोई जिम्मेदारी दी है। इंडियन एक्सप्रेस में शंकर सिंह वाघेला का इंटरव्यू। कोई भी पार्टी हो बगैर पैसे नहीं चलती है। जिनके पास करोड़ों रुपए हैं वे ही चला सकते हैं पार्टी। पहले भी महागुजरात जनता पार्टी स्वतंत्र पार्टी बनी है, लेकिन उनके पीछे भी पैसे की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस समय राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण हो गया है पैसा। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री हैं शंकर सिंह वाघेला। इस समय कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं शंकर सिंह वाघेला और इस दौरान उन्होंने ये कहा कि पैसे के बिना कुछ नहीं चलता है। इंडियन एक्सप्रेस में उन्होंने अपना ये इंटरव्यू दिया और इस दौरान उन्होंने इस बात को कहा कि कोई भी पार्टी हो बगैर पैसे नहीं चलती है। जिनके पास करोड़ों रुपए हैं वे ही पार्टी चला सकते हैं। भारत में एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस में हिस्सा नहीं लेंगे 14 देश। इस साल भारत करेगा नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस की मेजबानी। 18 से 19 नवंबर को आयोजित होने वाला है ये कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह सहित अन्य लोग शामिल होंगे। विश्व के कई देशों ने जताई कॉन्फ्रेंस में शामिल होने की असमर्थता। इसके पीछे फीफा वर्ल्ड कप, आम चुनाव सहित कई कारण बताए हैं। कोरोना के बाद पहली बार भारत में ये मीटिंग होने जा रही है।